हाय दोस्तों, प्री एक्लैम्सिया दोस्तों प्रेगनेंसी का एक कॉम्प्लिकेशन है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो ज़्यादा कॉमनली फर्स्ट टाइम मदर्स में देखा जाता है। नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, जो इसके लक्षण हैं वो 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें होता क्या है, ब्लड प्रेशर दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। इसमें दोस्तों और भी इंटरनल ऑर्गन्स का डैमेज हो सकता है जो कि हमें सिम्टम्स से और आगे टेस्ट से पता लग सकता है। दोस्तों ये बहुत कॉमन कंडीशन है, लगभग 8% जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें प्री एक्लैम्सिया देखा जा सकता है। इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं कि प्रीएक्लैम्सिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स मतलब क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब इसके कारण क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से प्रीएक्लैम्सिया की दोस्तों डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, इसके इलाज के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और इसके प्रिवेंशन के लिए भी दोस्तों क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पर दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रीएक्लैम्सिया एक सीरियस कंडीशन होती है और इस कंडीशन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसमें अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसमें मदर की लाइफ को और बच्चे की लाइफ को दोनों को ही खतरा हो सकता है। तो प्रीएक्लैम्सिया का बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमली इसकी डायग्नोसिस और इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो ताकि किसी भी तरह की अनफॉर्चुनेट कंडीशन से बचा जा सके। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों प्रीएक्लैम्सिया के सिम्टम्स की मतलब लक्षणों की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेज में ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट को सिम्टम आई जाए। बहुत सारे पेशेंट को कोई लक्षण नहीं आता स्टार्टिंग में, जिनको आता है उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और उनके यूरिन में प्रोटीन का आना स्टार्ट हो सकता है। साथ साथ दोस्तों एक ये भी चीज़ बहुत कॉमनली स्टार्टिंग में देखी जाती है कि वाटर रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। सपोज़ चेहरे में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है या हाथों में या पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ वज़न बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों प्रीएक्लैम्सिया के बहुत सारे पेशेंट्स को चक्कर आ सकता है, मतलब डिजीनेस हो सकती है। साथ साथ हेडेक बहुत कॉमनली देखा जाता है, सर में दर्द होना। दोस्तों नौजिया बहुत कॉमनली देखा जाता है प्रीएक्लैम्सिया के पेशेंट्स में। नौजिया का मतलब होता है वॉमिटिंग आने की टेंडेंसी होना, और वॉमिटिंग्स आना भी दोस्तों कॉमनली देखा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों पेट में दर्द होता है कई सारे पेशेंट्स को राइट साइड में, मतलब दाहिनी तरफ, रिब्स के नीचे, मतलब ऊपर के पेट में। दोस्तों विज़न में कई तरह की प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। कई सारे पेशेंट्स को धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसे ब्लरी विज़न भी कहते हैं। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों अपने विज़न में कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं, मतलब कुछ अंधेरे बिंदु दिखाई पड़ते हैं। कई सारी पेशेंट्स को दोस्तों लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब कि उन्हें जो लाइट है, प्रकाश है, उससे उन्हें तकलीफ़ होती है। तो वो थोड़ा-सा भी अगर लाइट का ब्राइट सोर्स है तो वो उन्हें अपनी आँखें खोलने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। साथ-साथ दोस्तों टेम्परेरी लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है, मतलब कुछ देर के लिए दिखाई देना ही बंद हो जाए, फिर वापस ये चीज़ रिवर्ट बैक हो जाए, ऐसी कंडीशन भी देखी जा सकती है। तो विज़न के सिम्पटम्स भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं। मैंने आपको वो तो बताया ही कि इसमें चेहरे पे सूजन या हाथों पैरों में सूजन आ सकती है, साथ-साथ में वज़न भी बढ़ सकता है। दोस्तों अगर हम थोड़े से ज़्यादा सीरियस सिम्पटम्स की बात करें तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। इसका मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब ऊपर का 160 और नीचे का 110 या इससे भी बहुत ज़्यादा। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है दोस्तों। साथ साथ किडनी और लीवर के फंक्शंस प्रभावित हो सकते हैं, एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये काम करना कम कर सकते हैं। हो सकता है धीरे धीरे पूरी तरह बंद कर दें अगर टाइम पे इस चीज़ को पकड़ा ना जाए और इसका इलाज ना किया जाए। दोस्तों प्लेटलेट का काउंट कम हो सकता है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी कहते हैं, मतलब प्लेटलेट का नंबर सामान्य से बहुत कम आ सकता है। दोस्तों यूरिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो सकता है, मतलब कि यूरिन आना बहुत कम हो जाए। साथ साथ दोस्तों जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर पानी जमा हो सकता है। दोस्तों लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, मतलब कि थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर हम जब सांस लेते हैं तो हवा वहाँ पे जाती है। उनके अंदर एक लिक्विड का जमाव स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सीरियस सिम्टम्स हैं दोस्तों, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं कि प्री एक्लैम्सिया का कॉज क्या हो सकता है। तो वेल इसके वैसे तो कई सारे कारण हो सकते हैं जो मिल करके प्री एक्लैम्सिया वाली कंडीशन को जन्म देते हैं, लेकिन इसमें जो प्लेसेंटा है उसका इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है कि प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गन होता है जो कि बच्चे को, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है, उसे मदर के शरीर से जोड़ता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा के अंदर दोस्तों बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके ज़रिए बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचता है मदर के शरीर से। दोस्तों देखा गया है कि जिन महिलाओं में प्रीएक्लैम्सिया होता है उनके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो खून की नलियाँ हैं, वो या तो कुछ इस तरह से डेवलप हुई होती हैं या कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं कि जिसकी वजह से इस महिला के शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर ठीक से नियंत्रित नहीं होता और बढ़ना स्टार्ट कर देता है। साथ साथ बाकी शरीर के और अंगों पे भी प्रभाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो मेन रोल है वो प्लेसेंटा के अंदर ब्लड वेसल्स का है। ऐसी चीज़ मॉडर्न साइंटिफिक स्टडीज़ में समझी जा रही है। बाकी इसमें भी और भी आगे रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्ट कौन कौन से कॉज हो सकते हैं या वो कॉजेज़ किस तरह से एक कंबाइंड रूप लेकर के प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन को जन्म दे सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रीएक्लैम्सिया कौन कौन सी वीमेन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं।
तो अगर किसी महिला को दोस्तों प्रीवियस प्रेगनेंसी में मतलब इसके पहले की प्रेगनेंसी में प्रीएक्लैम्सिया रहा हुआ है तो फिर चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि आने वाली प्रेगनेंसी में भी प्रीएक्लैम्सिया होगा। अगर दोस्तों मल्टीपल प्रेगनेंसी है इस टाइम पे तब भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। दोस्तों अगर महिला को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। साथ साथ दोस्तों अगर महिला को पहले से हाइपरटेंशन की बीमारी है मतलब क्रोनिक हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी के पहले से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तब भी चांसेस हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी में प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो जाएगा। दोस्तों अगर ओबेसिटी की शिकायत है मतलब अगर वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, प्रेगनेंसी के पहले से भी मतलब अगर ओबेसिटी थी तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर दोस्तों कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूपस होती है और भी कई किस्म की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ की हिस्ट्री है तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि प्रेगनेंसी में प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। अगर दोस्तों किसी भी किस्म की किडनी की प्रॉब्लम है तब भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे कि प्रीएक्लैम्सिया प्रेगनेंसी में हो सकता है। अगर दोस्तों ये पहली प्रेगनेंसी है किसी की तब भी चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रीएक्लैम्सिया होने के। अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रीएक्लैम्सिया होने की तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रीएक्लैम्सिया हो सकता है। अगर दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर की एज है वो ज़्यादा है, सपोज़ वो 35 ईयर्स के ऊपर है, तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है इस प्रेगनेंसी में। दोस्तों अगर पिछली प्रेगनेंसीज़ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे तब भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस वाली प्रेगनेंसी में प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है। साथ साथ दोस्तों अगर इस प्रेगनेंसी में और इसके पिछली प्रेगनेंसी में 10 साल का गैप था या इससे ज़्यादा गैप था तब भी चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है। दोस्तों कई बारी आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है प्रेग्नेंट होने के लिए, तो आईवीएफ वाली प्रेगनेंसीज़ में भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं प्रीएक्लैम्सिया डेवलप होने के। तो दोस्तों ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो अगर किसी महिला में प्रेजेंट हैं तो फिर चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है। तो ऐसे में एहतियात ज़्यादा बरतनी होती है, मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छे से करनी होती है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि प्रीएक्लैम्सिया की वजह से किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं जो पल रहे बच्चे में होता है कि उसकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो सकती है, जिसे फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रीएक्लैम्सिया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है उसके अंदर की ब्लड वेसल्स के डेवलपमेंट में या उनके सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो पल रहा बच्चा है उसे इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए फिर ठीक से ऑक्सीजन ना मिल पाए या उस बच्चे को ठीक से न्यूट्रिशन ना मिल पाए मदर के शरीर से। अगर उसे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा या ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो बच्चे की ग्रोथ फिर अफेक्ट हो ही जाएगी। तो बच्चा जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए गर्भाशय में उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, मतलब उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी। दोस्तों प्रीटर्म बर्थ भी अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है। प्रीटर्म बर्थ का मतलब होता है कि समय से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो जाना, और कई बार ऐसी कंडीशंस में दोस्तों बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि बच्चों का ठीक से विकास ना हुआ हो, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएँ, बच्चों के विजन में, बच्चों के हियरिंग में प्रॉब्लम्स हो, इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चों को ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये भी ध्यान रखने की बात है कि कई बार जब प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है या बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ऐसे में फिर प्रीटर्म बर्थ कराई भी जाती है ताकि प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन जो है वो ठीक हो सके। तो उसमें भी डॉक्टर्स देखते हैं, फिर विचार करते हैं कि बच्चे की कितनी एज है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो चुका है यूटेरस के अंदर। दोस्तों और भी बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करके एसेस करके मदर में और जो बेबी पल रहा है उसमें फिर डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या प्री टर्म डिलीवरी अपने आप में एक सॉल्यूशन होगा इस पेशेंट में, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो जाएगी, प्रीएक्लैम्सिया की कंडीशन खत्म हो जाएगी और इससे बच्चे की हेल्थ पे या मदर की हेल्थ पे भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर प्री टर्म डिलीवरी बहुत बार कंडक्ट कराई जाती है ताकि पेशेंट को अपने सिम्टम से सुधार मिल सके, सिम्टम से निजात मिल सके। दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है कि प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह से उखड़ सकता है, मतलब कि प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो यूटेरस में चिपका होता है, फिक्स होता है, तो वो उस जगह से थोड़ा सा निकल सकता है या पूरा भी निकल सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। और वो ब्लीडिंग दोस्तों लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि प्लेसेंटा का अपनी जगह से टाइम से पहले निकलना बिल्कुल गलत है। ये चीज़ अननेचुरल है और ये डिजास्ट्रस हो सकती है, मतलब ये बच्चे के लिए और मदर के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। दोस्तों एक और कॉम्प्लिकेशन होता है जिसका नाम होता है हेल्प सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो हेमोलिसिस होता है। हेमोलिसिस का मतलब कि जो ब्लड है उसके अंदर जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो टूटना स्टार्ट कर देती हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होता है, मतलब जो लिवर है वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से लिवर के एंजाइम्स मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें दोस्तों लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, मतलब प्लेटलेट की संख्या भी कम हो जाती है। तो अपने आप में ये कंडीशन हो जाती है हेल्प सिंड्रोम, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर इसका ठीक से टाइम पे इलाज ना किया जाए। तो अगर इसका इफेक्टिवली इलाज ना किया जाए तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों हेल्प सिंड्रोम के, कि इसमें पेट में दर्द हो सकता है, अपर एब्डोमेन में, मतलब ऊपर की तरफ के पेट में, स्पेशली राइट साइड में, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है,
हेडेक हो सकता है और एक जनरल बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है कि ये फीलिंग आ सकती है कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बीमार हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अनवेल हूँ। ये वाली फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आ सकती है। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े उसके पहले ही हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका डॉक्टर्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो इसको फटाक से ठीक किया जाए, और इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट पहले से ही रहते हैं, एंटिसिपेट करके कि हेल्प सिंड्रोम डेवलप ना हो जाए। तो मतलब कि मॉनिटरिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। दोस्तों अगला कॉम्प्लिकेशन है जिसका नाम है एक्लैम्सिया। तो एक्लैम्सिया की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि प्री एक्लैम्सिया के सिम्टम्स के साथ में अगर सीजर्स आना स्टार्ट हो जाए, मतलब अगर मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाए या कोमा वाली कंडीशन आ जाए, तो उसे एक्लैम्सिया कहते हैं। ये भी दोस्तों बहुत सीरियस कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर डेवलप हो जाए तो इसका बहुत टाइमली और बहुत इफेक्टिवली इलाज करना होता है। दोस्तों कई सारे पेशेंट्स को एक्लैम्सिया डेवलप होने के पहले विज़न में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द या हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो बिहेवियर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसमें कई तरह के चेंजेस देखे जा सकते हैं उस टाइम के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा बेहोशी सी आने लग जाती है, या उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, या उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल से सडनली बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया होता है। ये सारी चीज़ें एक क्लू होती हैं कि बाई चांस एक्लैम्सिया डेवलप ना होने वाला हो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्लैम्सिया में क्या होता है कि प्री एक्लैम्सिया की कंडीशन के साथ साथ में सीजर्स आना स्टार्ट हो सकते हैं या कोमा वाली कंडीशंस आ सकती है। सीजर्स का मतलब होता है मिर्गी के दौरे। दोस्तों प्री एक्लैम्सिया का अगला कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें डैमेज हो सकते हैं। किस किस ऑर्गन्स में हो सकते हैं दोस्तों? वैसे तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि किसी भी इंटरनल ऑर्गन में डैमेज हो सकता है प्री एक्लैम्सिया की वजह से। बट अगर मैं फिर भी अभी स्पेशली बात करूँ तो लिवर में, लंग में, हार्ट में, ब्रेन में, आइज़ में, मतलब आँखों में, इन सब में डैमेज देखा जा सकता है प्री एक्लैम्सिया की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को प्री एक्लैम्सिया है तो मॉनिटरिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत विगरस होनी चाहिए, ताकि कि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को एक तो रोका जा सके, दूसरा अगर डेवलप हो रहा है तो बहुत टाइमली पकड़ा जा सके और उसका वहीं पर रोकथाम इलाज कर दिया जाए। दोस्तों लंग्स में फ्लूइड भर सकता है, जिसकी वजह से कि ऐसा हो सकता है कि सांस ही ना आए ठीक से, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से कि फिर पैरालिसिस वाली कंडीशन आ सकती है। दोस्तों हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स किसी भी तरह से डैमेज हो सकते हैं प्री एक्लैम्सिया में। तो हमें प्री एक्लैम्सिया को दोस्तों हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं सोचना कि कॉमन कंडीशन है, 8% प्रेगनेंसीज़ में तो ये होती ही है, तो इट्स ओके, मुझे भी हो गई है। मतलब आपको अपना कूल तो रखना है, लेकिन आपको मॉनिटरिंग के लिए कहीं बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। आपको अपने डॉक्टर से फॉलोअप बिल्कुल ठीक से रखने हैं, और जैसे जैसे वो बोलेंगे वो सारी कंडीशन समझनी है। अगर आप अपने डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हैं इन केस, तो आपको सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ज़रूर लेनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप बिना इलाज के बिल्कुल भी ना रहें। दोस्तों प्री एक्लैम्सिया होने की वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाएं या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स हो जाएं। स्पेशली ये वाला चांस तब और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपको इसकी पिछली प्रेगनेंसी में भी प्री एक्लैम्सिया था। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्री एक्लैम्सिया की वजह से फ्यूचर में आगे कार्डियक प्रॉब्लम्स या ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का इन जनरल बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, ताकि आप इन चीज़ों से अपना बचाव कर सकें। दोस्तों अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, बचाव की बात करें, तो क्या करना होता है? वैसे हमें खुद से इसमें कुछ भी नहीं करना है, डॉक्टर से ही बात करते हैं, डॉक्टर से ही सलाह लेते हैं। अगर आपके साथ कोई भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं, आप, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको डॉक्टर से फिर ज़रूर वो सारे रिस्क फैक्टर्स बता देने चाहिए। फिर अगर डॉक्टर को लगता है कि रिस्क फैक्टर्स वो मजबूत हैं, मतलब कि चांसेस हैं कि आपको प्री एक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है, फिर आपको लो डोज में एस्पिरिन स्टार्ट कर सकते हैं, वो 12वें हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद। इसमें देखा गया है क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल स्टडीज़ में, कि इसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है और प्री एक्लैम्सिया से बचा जा सकता है। तो आपको वही करना है कि अपने डॉक्टर से फॉलोअप करने में अपनी सारी हेल्थ कंडीशन आपको ठीक से बतानी है, प्रेजेंट की भी और पास्ट की भी, फैमिली हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आपको बताना है। तो डॉक्टर्स असेस कर सकते हैं। अगर रिस्क फैक्टर उनके हिसाब से कुछ ऐसा है जो बहुत हाई डिग्री में आता है या मॉडरेट डिग्री में आता है, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेकर के लगेगा तो लो डोज में एस्पिरिन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपसे हिस्ट्री लेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, समझेंगे आपके सिम्टम्स किस तरह के हैं और आपकी पास्ट हिस्ट्री किस तरह की है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एग्जामिन करेंगे और आपके टेस्ट भी कराए जा सकते हैं डेफिनेटली। ब्लड प्रेशर लेंगे आपका, ये ज़रूरी है इसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री एक्लैम्सिया के डायग्नोसिस के लिए। साथ साथ दोस्तों ब्लड टेस्ट में फिर किडनी के फंक्शंस वगैरह देखेंगे, प्लेटलेट्स के फंक्शन देखेंगे, यूरिन टेस्ट करा करके उसमें प्रोटीन का अमाउंट कितना है वो चीज़ देखी जाएगी। दोस्तों अल्ट्रासाउंड करके भी देखा जाएगा कि जो गर्भाशय में पल रहा बच्चा है उसकी कंडीशन कैसी है। तो फीटल अल्ट्रासाउंड भी होगा उस बच्चे की, जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी कंडीशन को समझने के लिए। साथ साथ दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी किया जा सकता है यूटेरस में पल रहे बच्चे का। उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा जब मूवमेंट करता है तो उसका हार्ट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसकी हार्ट रेट किस तरह से रिएक्ट करती है। तो इससे ये पता लगता है कि बच्चा अंदर से स्वस्थ है।
तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, सपोज़ अगर कुछ विज़न के सिम्टम्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आपका विज़न टेस्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो ब्रेन की इमेजिंग करके भी देख सकते हैं, ये रूल आउट करने के लिए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन जनरल चूँकि प्रीएक्लैम्सिया में बहुत सारी बॉडी के सिस्टम्स प्रभावित हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से टेस्ट का पैरामीटर भी बढ़ सकता है। मतलब हो सकता है कि ज़्यादा टेस्ट कराने की नौबत आए। दोस्तों ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं प्रीएक्लैम्सिया के। तो ट्रीटमेंट का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि या तो बच्चे को डिलीवर कर दिया जाए, और अगर बच्चा भी इतना विकसित नहीं है कि उसे डिलीवर किया जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में बीमारी को मैनेज किया जाए। तब तक मैनेज किया जाए जब तक कि हम बच्चे की डिलीवरी नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी हो जाने के बाद फिर प्रीएक्लैम्सिया वाली कंडीशन दोस्तों सेटल हो जाती है। तो बच्चे की डिलीवरी करनी है कि नहीं, वो चीज़ कई फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीएक्लैम्सिया जो है वो कितनी सीवियरिटी का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वुमेन में बहुत ज़्यादा सीवियरिटी का नहीं होता, तो ऐसे में वेट किया जा सकता है। किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर की ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो ऐसे में फिर थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा अलग तरह से ट्रीटमेंट लिया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया जा सकता। साथ साथ दोस्तों इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि जो बच्चा है उसकी एज कितनी है, क्या उसकी एज अभी इतनी हो रही है या हो चुकी है कि उसे सेफली डिलीवर किया जा सकता है, या अभी इतनी एज नहीं हुई है। और ये बात भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है कि जो मदर है उसकी हेल्थ ओवरऑल इन जनरल कैसी है, प्रेग्नेंट होने के पहले कैसी हेल्थ थी और अभी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ओवरऑल असेस करके उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाता है कि क्या बच्चे की डिलीवरी अभी पॉसिबल है या कि अभी नहीं कर सकते, अभी वेट करना है। अगर वेट करना है फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर अलग तरह से मैनेज किया जाता है, मतलब मेडिसिन के ज़रिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो कि होता ही है इसमें, तो फिर एंटी हाइपरटेंसिव्स देते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने की मेडिसिन देते हैं। साथ साथ दोस्तों जिस तरह के भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं उस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं इसमें, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ होती हैं। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप हो सकें, जो बच्चा पल रहा है, इसके लिए कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने पड़ जाते हैं। साथ साथ अगर किसी वुमेन को सीजर्स आ रहे हैं तो फिर एंटी सीजर मेडिसिन भी दी जाती हैं, ताकि मिर्गी के दौरों को रोका जा सके। क्योंकि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को मिर्गी के दौरे आते हैं तो इससे जो पल रहा बच्चा है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है, और खैर महिला पे तो पड़ ही सकता है। दोस्तों अगर प्रीएक्लैम्सिया बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, फिर जब बच्चे की जेस्टेशनल एज 37 वीक्स हो जाती है, तो उसके बाद डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स नॉर्मली ओके कर देते हैं कि अब बच्चे को डिलीवर कर लेते हैं। लेकिन अगर प्रीएक्लैम्सिया बहुत ज़्यादा सीवियर है, फिर कई बार 37 वीक्स की एज के पहले भी बच्चे को डिलीवर किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी के बाद भी पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट लेकर के देखे जाते हैं कि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन कैसा चल रहा है, लीवर का फंक्शन कैसा चल रहा है, किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसे पोस्टपार्टम प्रीएक्लैम्सिया कहते हैं। ये कंडीशन क्या होती है कि इसमें बच्चे की बर्थ के बाद प्रीएक्लैम्सिया डेवलप हो सकता है। तो पेशेंट को ये समझाया जाता है कि अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों बच्चे की डिलीवरी के बाद भी, कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर्स के पास तुरंत आना है। अगर आपको विज़न में चेंजेस आ रहे हैं, या अगर आपको डिजीनेस हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, मतलब अगर आपको प्रीएक्लैम्सिया वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको तुरंत एक बार हॉस्पिटल आना है, ताकि एक बार आपकी जांच की जा सके कि कहीं आपको पोस्टपार्टम प्रीएक्लैम्सिया डेवलप तो नहीं हो गया है। दोस्तों जिन महिलाओं को भी प्रीएक्लैम्सिया की कंडीशन है, उनको या उनके फैमिली को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है पता होना कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली ठीक से कैसे नापते हैं, घर पे हमें कितनी बार ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी है, कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो अलार्मिंग सिम्टम्स हैं कि अगर वो सिम्टम्स आएँ तो हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। साथ साथ में उन्हें भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि फॉलोअप कोई भी मिस नहीं करना है। डॉक्टर से कोई भी अपॉइंटमेंट हो वो उन्हें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। किसी भी किस्म का डाउट हो, कैसे रेस्ट करना है, कैसे खाना है, कैसे चलना फिरना है, क्या करना है, तो उन्हें हर चीज़ डॉक्टर से क्लियरली पूछ लेनी चाहिए। मन में किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। आप डॉक्टर से ये भी बात कर सकते हैं कि वो बच्चे की डिलीवरी का राइट टाइम क्या है, मतलब कि कितनी एज में बच्चे को डिलीवरी करानी है, वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं। अगर बच्चा टाइम के पहले डिलीवर होगा तो बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या चांसेस हैं उनके, और किस तरह से डॉक्टर्स उस चीज़ को मैनेज करेंगे। आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर बच्चे की डिलीवरी थोड़ी और डिले कर दी जाए, मतलब कि प्री टर्म ना कराई जाए। इस तरह की चीज़ें आप डॉक्टर से अगर पूछेंगे तो आपको वो डॉक्टर्स ठीक से जवाब देंगे, जिससे आपके अंदर की क्यूरियोसिटी शांत होगी दोस्तों। क्योंकि एक स्टेबल माइंड के साथ में, एक अवेयर माइंड के साथ में ही आपका जो ट्रीटमेंट का आउटकम है वो बेस्ट पॉसिबल आता है।